हेलो दोस्तों, आज हम लोग प्रकाश की एक महत्वपूर्ण घटना के बारे में पढ़ने वाले हैं जो किसी माध्यम में दो तरंगों के मिलने से एक प्रारूप प्राप्त होता है जो कि व्यतिकरण कहलाता है। तो आज व्यतिकरण हम पढ़ने वाले हैं कि दो तरंगों में व्यतिकरण कैसे होता है। तो आइए समझते हैं व्यतिकरण होता क्या है। तो व्यतिकरण क्या है कि जब किसी माध्यम में एक ही आवृत्ति की दो तरंगे एक साथ एक ही दिशा में चलती हैं तो उनके अध्यारोपण से माध्यम के विभिन्न बिंदुओं पर परिणामी तरंग की तीव्रता दोनों तरंगों की तीव्रताओं के योग से भिन्न प्राप्त होती है। माध्यम के कुछ बिंदुओं पर तीव्रता बहुत अधिक पाई जाती है तथा कुछ बिंदुओं पर परिणामी तीव्रता जो होती है वो बहुत कम अथवा लगभग शून्य प्राप्त होती है। तो इसे हम इस घटना को ही व्यतिकरण कहते हैं। यही घटना व्यतिकरण कहलाती है। तो जिस बिंदु पर प्रकाश की तीव्रता अधिकतम प्राप्त होती है उस बिंदु पर हुए व्यतिकरण को समपोषी व्यतिकरण का नाम दिया जाता है और जिस बिंदु पर परिणामी तीव्रता लगभग शून्य होती है उस बिंदु पर हुए व्यतिकरण को विनाशी व्यतिकरण कहते हैं। तो व्यतिकरण दो तरंगों के मिलने से प्रारूप प्राप्त होता है। तो अब हम परिणामी तरंग की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त करने वाले हैं। तो आइए देखते हैं परिणामी तरंग की तीव्रता के लिए कैसे व्यंजक प्राप्त करें। देखिए, मान लिया हमने कि किसी माध्यम में दो सरल आवर्त प्रगामी तरंगे एक ही दिशा में और एक ही आवृत्ति की दो सरल आवर्त प्रगामी तरंगे किसी माध्यम में एक ही दिशा में एक साथ चलती हैं और उन दोनों तरंगों के आयाम हमने a1 a2 मान लिया और साथ ही हमने ये मान लिया कि दोनों तरंगों के बीच कलांतर जो है वो फाई है, कलांतर फाई है। अब किसी बिंदु पर व्यतिकरण की घटना का हमें अध्ययन करना है तो हमने मान लिया कि किसी बिंदु पर उनका विस्थापन तरंगों का y1 व y2 है। तो अब हम विस्थापन समीकरण लिख सकते हैं सरल आवर्त प्रगामी तरंगों के समीकरण से। हम कैसे लिख सकते हैं? हमने ये माना कि किसी बिंदु पर व्यतिकरण की घटना हुई, उस बिंदु पर विस्थापन हमने एक तरंग का हमने y1 मान लिया, तो उसके समीकरण को हम लिख सकते हैं y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये लिखा जा सकता है। इसको इक्वेशन 1 डाल देंगे तथा दूसरी तरंग का विस्थापन y2, इसको हम लिख सकते हैं a2 साइन ओमेगा 2 माइनस के एक्स प्लस फाइव। अब फाई क्यों लिखा गया? क्योंकि दोनों के बीच कलांतर हमने फाई माना है कि दोनों तरंगों के बीच उस बिंदु पर कलांतर फाई है। तो एक तरंग का हम विस्थापन समीकरण लिख सकते हैं y1 बराबर a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स और दूसरे का लिख सकते हैं y2 बराबर a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाई। दोनों के बीच कलांतर फाई का है। अब देखिए, दोनों तरंगों का अगर आवृत्ति की बात करें तो दोनों तरंगों की आवृत्ति ओमेगा बटा 2 पाई, यानी कोणीय आवृत्ति यहां ओमेगा है और अगर आवृत्ति की बात करें तो ओमेगा बटा 2 पाई। दोनों तरंगों की आवृत्तियां समान है। इसमें के जो लिया गया है के, तो इसको हम तरंग के लिए नियतांक कहते हैं, संचरण कांस्टेंट के बराबर 2 पाई बटा लैम्डा होता है। तो देखिए, यहां दो तरंगों का समीकरण दिया हुआ है और इस समीकरण से अब हम क्या कर सकते हैं, इनका अध्यारोपण कराना है। तो अध्यारोपण अगर हो इनका तो अध्यारोपण सिद्धांत का प्रयोग करेंगे। यहां पर अध्यारोपण के सिद्धांत से माध्यम के किसी बिंदु पर अगर अध्यारोपण हो रहा है तो निश्चित रूप से जो हमको परिणामी विस्थापन मिलेगा उन दोनों तरंगों के विस्थापन के योग के बराबर प्राप्त होगा। तो दोनों तरंगों का विस्थापन मालूम है y1 y2, तो इनका योग कर दिया जाए तो हमें परिणामी तरंग का विस्थापन प्राप्त हो जाएगा। तो अब हम परिणामी तरंग के लिए देखिए विस्थापन समीकरण कैसे प्राप्त करेंगे। तो समीकरण 1 2 से हम इसमें मान रख सकते हैं। यहां हो जाएगा a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस फाइव। हमने दोनों का योग कर दिया। इसमें a1 और a2 दोनों तरंगों के लिए आयाम कहे जाएंगे। तो a1 a2 आयाम है। अब यहां से देखिए, इसको हमें सॉल्व करना है।
y बराबर कैसे सॉल्व कर सकते हैं, तो यहां देखिए इसमें ओमेगा टी माइनस के एक्स गुणांक है और इसमें ओमेगा टी माइनस के एक्स के साथ में प्लस फाई, कालांतर दोनों के बीच फाई माना गया है, तो फाई साथ में जुड़ा हुआ है। तो हम इसको अगर एक पद मान ले, ओमेगा टी माइनस के एक्स को, इस पूरे को एक पद मान ले और फाई को दूसरा पद, तो यहां हम त्रिकोणमिति का एक सूत्र लगा सकते हैं। त्रिकोणमिति में एक सूत्र पढ़ चुके हो, साइन इंटू ए प्लस बी, तो ये उसी रूप में लिखा दिखाई दे रहा है। तो इतने को अगर ए कहा जाए और फाई को बी मान लिया जाए, तो साइन इंटू ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। तो उसी फार्मूले से इसका हम प्रसार करने वाले हैं। तो यहां देखिए क्या हो जाएगा, a1, ये इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे, साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और साथ में यहां पर a2 बाहर कर लेंगे और इसका प्रसार अगर किया जाए तो देखिए इसको प्रसारित करने पर क्या मिलेगा, तो पहले पद में मिलेगा साइन ए, मतलब साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, ये पहला पद हो जाएगा। साइन ए इंटू कॉस बी यानी कॉस फाई हो जाएगा, प्लस कॉस ए, तो इसको हम लिख सकते हैं कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू साइन बी, तो यहां साइन फाई लिख सकते हैं, साइन फाई। यहां हम कोष्ठक बंद कर देंगे। अब आइए देखते हैं इसको सॉल्व कर लिया जाए। y बराबर, यहां से हमको a1 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स, और इसको ब्रैकेट को ओपन किया जाए तो यहां देखिए a2 साइन, यहां मिल जाएगा a2 साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू कॉस फाई, प्लस यहां भी a2 का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a2 कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू साइन फाई। इसको हम इस रूप में दिखा सकते हैं, देखिए इस वाले पद को हम इस रूप में कर सकते हैं, a2 का गुणा हम सीधे साइन फाई में करेंगे, इसको इस रूप में कर लीजिए, इंटू a2 इंटू साइन फाई, इस रूप में कर लेंगे। अब ऐसा क्यों किया गया है, आगे अभी देखिए यहां से हमें एक सूत्र बनाना है। तो अब इन दोनों पदों में साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स को कॉमन लिया जा सकता है। यहां से देखिए कॉमन ले लीजिए, हम दोनों पदों में साइन इंटू ओमेगा टी माइनस के एक्स को कॉमन ले सकते हैं। यहां केवल a1 बचेगा, प्लस यहां देखिए a2 कॉस फाई बचेगा, a2 इंटू कॉस फाई, यह आ जाएगा, और साथ में प्लस यहां आ जाएगा कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू a2 साइन फाई, a2 साइन फाई, ये हमको प्राप्त हो जाएगा। अब क्या कर सकते हैं, देखिए तो यहां से अब हम इन दोनों को जैसे यहां a2 साइन फाई है और यहां पर a1 प्लस a2 कॉस फाई है, तो इनको हम कुछ नया मान लेंगे, नए दो नियतांक को यहां शामिल करने वाले हैं। तो माना कि हमने यहां मान लिया कि a1 प्लस a2 कॉस फाई, a1 प्लस a2 कॉस फाई, इसको हमने मान लिया r कॉस थीटा के बराबर, r कॉस थीटा मान लिया, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह सकते हैं। और दूसरा जो यहां दिया हुआ है, तथा a2 साइन फाई, इसको हमने मान लिया r साइन थीटा, इसको समीकरण नंबर 4 लिख सकते हैं। अब देखिए ये दोनों वैल्यूज जो मानी गई है, हम इस मूल समीकरण में रख के y का मान यहां पुनः प्राप्त करेंगे। तो देखिए y का मान क्या मिल रहा है, y बराबर यहां से मिल जाएगा, ये तो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स ही है और इसकी जगह पर हम r कॉस थीटा रखेंगे, तो देखिए क्या मिल जाएगा, यहां हो जाएगा ये साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू r कॉस थीटा, प्लस ये कॉस ओमेगा टी है माइनस के एक्स इंटू इसको लिख सकते हैं r साइन थीटा। दोनों पदों में देखिए r कॉमन दिखाई दे रहा है, तो यहां से अगर हम r कॉमन ले लें, देखिए यहां वही फार्मूला फिर से मिलने लग गया, यहां हो जाएगा साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स
इंटू कॉस थीटा प्लस कॉस ओमेगा टी माइनस के एक्स इंटू साइन थीटा, ये प्राप्त हो जाएगा। अब देखिए, अगर यहां ओमेगा टी माइनस के एक्स को ए कहा जाए और थीटा को बी कहा जाए, तो फिर से यहां साइन ये कॉस बी प्लस कॉस ये साइन बी का रूप ये लिखा हुआ है, इसको पुनः हम साइन इंटू ए प्लस बी लिख सकते हैं। यहां देखिए हमको प्राप्त हो जाएगा y बराबर आर, और इस पूरे को लिख सकते हैं साइन इंटू ए प्लस बी के रूप में। साइन इंटू ए की जगह पर यहां ओमेगा टी माइनस के एक्स दिया है, और बी की जगह पर यहां प्लस थीटा कर सकते हैं। तो ये हमको मिल गया परिणामी तरंग, उस बिंदु पर परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण यहां से हमको प्राप्त हो रहा है। इसको हम इक्वेशन नंबर 5 कह सकते हैं। ये परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण कहा जाएगा। ये परिणामी तरंग का विस्थापन समीकरण प्राप्त हो गया, y बराबर आर साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स प्लस थीटा, जो ये प्रदर्शित करता है कि परिणामी तरंग की आवृत्ति के समान ही इसकी आवृत्ति है, और यहां r परिणामी तरंग का आयाम होगा। परिणामी तरंग का आयाम r है, और यह भी एक साइन के रूप में हमको समीकरण प्राप्त हो रहा है। तो बिल्कुल सरल आवर्त प्रगामी तरंग जैसे ऊपर था, उसी के रूप में हमें यहां प्राप्त हो रहा है। आवृत्ति भी उन्हीं समीकरणों के समान है, और यहां देखिए एक नया कलांतर थीटा हमको मिल रहा है, ओमेगा टी माइनस के एक्स के साथ थीटा का कलांतर प्राप्त हो रहा है। अब आइए देखते हैं इस आर का मान कैसे निकालें। तो ये जो आयाम मिला है, ये आयाम कैसे ज्ञात करें। जैसा कि परिभाषा में बताया ही गया है कि दोनों तरंगों के तीव्रताओं के योग से भिन्न प्राप्त होती है। तो अब हम परिणामी तरंग के हम तीव्रता को ज्ञात करेंगे और देखेंगे कि क्या वो दोनों तीव्रताओं के योग से भिन्न है। तो उसके लिए हम सबसे पहले इस r का मान कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए r का मान हम इस समीकरण 3 और 4 से प्राप्त कर सकते हैं। समीकरण 3 और 4 को अगर वर्ग करके जोड़ दिया जाए, देखिए समीकरण 3 व 4 को वर्ग करके जोड़ने पर समीकरण 3 व 4 को वर्ग करके जोड़ने पर हम इन दोनों समीकरण को वर्ग करके जोड़ने वाले हैं। तो देखिए बाएं पक्ष में क्या आ जाएगा और दाहिने पक्ष में क्या आ जाएगा। तो यहां दाहिने पक्ष को हम पहले लिखने वाले हैं। तो यहां देखिए इन दोनों पद को हम पहले लिख रहे हैं। तो यहां देखिए क्या आ जाएगा, यहां पर आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ये समीकरण 3 और 4 का दाहिना पक्ष हमने वर्ग करके जोड़ दिया। बायां पक्ष भी इसी रूप में जुड़ेगा। तो बाएं पक्ष में देखिए यहां लिखा हुआ है a1 प्लस a2 कॉस फाई, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस दूसरे पक्ष में है a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, ये मिल जाएगा। तो दोनों पक्षों का हमने वर्ग करा के जोड़ दिया है दोनों समीकरणों में। तो अब यहां इन दोनों में देखिए आर स्क्वायर कॉमन है। आर स्क्वायर यहां हम कॉमन दिखा सकते हैं। साइन स्क्वायर थीटा को पहले लिख दिया जाए तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, ये मिल जाएगा। और साथ में इधर a प्लस बी के होल स्क्वायर से इसको खोला जाए, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर से खोलेंगे तो क्या मिल जाएगा, देखिए तो यहां हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कॉस फाई, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। ये a प्लस बी के होल स्क्वायर से ये तीन पद यहां प्राप्त होगा। और साथ में यहां मिल रहा है हमको a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई। अब देखिए ये साइन स्क्वायर फाई इसमें आ रहा है और इसमें कॉस स्क्वायर फाई आ रहा है, दोनों में a2 स्क्वायर कॉमन भी लिया जा सकता है। तो यहाँ पुनः त्रिकोणमिति का सूत्र बनाने के लिए इन दोनों पदों को एक साथ कर लिया जाए। तो इन दोनों पदों को अगर एक साथ कर लें, यहाँ देखिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसको 1 रख देंगे तो यहाँ हमें मिल जाएगा आर स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस इन दोनों पदों में a2 स्क्वायर को ले लें कॉमन, a2 स्क्वायर को कॉमन, और यहां बचेगा साइन स्क्वायर फाई
प्लस कॉस स्क्वायर फाई और साथ में 2a1a2 2a1a2 कॉस फाई, ये प्राप्त हो जाएगा। अब इसका मान पुनः 1 हो जाएगा। साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई का मान फिर से हम 1 के बराबर कर सकते हैं, त्रिकोणमितीय सर्वसमीकरण है। तो अब यहां देखिए आर स्क्वायर बराबर क्या मिल गया, आर स्क्वायर बराबर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर और ये आ जाएगा प्लस 2a1a2 कॉस फाई। ये हमको आर स्क्वायर की वैल्यू यहां से प्राप्त हो गई। अगर हम आर की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो आर अगर निकालेंगे तो यहां देखिए अंडर रूट दाहिने पक्ष में लगाना पड़ेगा, दाहिने पक्ष में अंडर रूट लगाना पड़ेगा। ये हो जाएगा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1a2 कॉस फाई, ये मिल जाएगा। यहां से हमें परिणामी तरंग के लिए विस्थापन का सूत्र, आयाम का सूत्र मिल जाएगा। परिणामी तरंग का आयाम हमें प्राप्त हो जाएगा। यहां क्या आएगा देखिए, यहां देखिए ऊपर थोड़ा टच हो रहा है इसको, तो ये फार्मूला हमको दोनों तरंगों के परिणामी तरंग का आयाम है। जब किसी बिंदु पर अध्यारोपण होगा तो अध्यारोपण से जो परिणामी तरंग का हमें विस्थापन समीकरण प्राप्त हुआ है, इस विस्थापन समीकरण में आर की वैल्यू ये मिली। हमें निकालना है परिणामी तीव्रता कितनी होगी। जिस बिंदु पर व्यतिकरण हो रहा है उस बिंदु पर परिणामी तीव्रता के लिए हमें व्यंजक निकालना है। आर की वैल्यू तीव्रता पर निर्भर करती है, अतः परिणामी तरंग की तीव्रता, परिणामी तरंग की तीव्रता अगर निकाले तो तीव्रता प्रोपोर्शनल होता है आयाम के स्क्वायर के। किसी तरंग की तीव्रता जो होती है वो उसके आयाम के वर्ग के अनुक्रमानुपाती होता है, या इसी अनुक्रमानुपाती को अगर हम बराबर में कन्वर्ट करें तो यहाँ एक कांस्टेंट के आ जाएगा, के इंटू आर स्क्वायर। और आर की वैल्यू ये है, आर स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, जो रूट के अंदर है वही पूरी आर स्क्वायर की वैल्यू होगी। तो यहां से देखिए परिणामी तरंग का तीव्रता का सूत्र क्या मिलेगा, आई बराबर के इंटू, हम यहां लिख सकते हैं a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1a2 कॉस फाई, ये प्राप्त हो रहा है। ये क्या प्रदर्शित कर रहा है, देखिए कहीं ना कहीं यह परिणामी तरंग जो है वह कलांतर पर, दोनों तरंगों के बीच कलांतर पर निर्भर करता हुआ दिखाई दे रहा है। यदि यहां हम मान लें, यदि दोनों तरंगों की तीव्रताएं I1 व I2 हैं, तब I1 को हम लिख सकते हैं K इंटू A1 स्क्वायर और I2 को लिख सकते हैं K इंटू A2 स्क्वायर, ये लिख सकते हैं। अब यहां K से अगर मल्टीप्लाई करा दिया जाए, देखिए परिणामी तरंग की तीव्रता I बराबर क्या मिल जाएगा, I बराबर ये हो जाएगा के A1 स्क्वायर यहां मिलेगा और ये के A2 स्क्वायर मिल जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं के A1 स्क्वायर प्लस के A2 स्क्वायर प्लस, यहां से देखिए ये के का गुणा इन दोनों में करना है, तो यहां भी I1 I2 का रूप बनाने के लिए 2 को हम आगे कर रहे हैं और साथ में इसको अंडर रूट A1 स्क्वायर लिख सकते हैं और इसमें रूट के का गुणा कराएंगे, इसको इस रूप में बना लेंगे के A1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट के A2 स्क्वायर और साथ में इंटू कॉस फाई। जो 2a1a2 है के से मल्टीप्लाई करा के, देखिए एक रूट के इसके साथ एक रूट के इसके साथ, तो यहाँ देखिए रूट के गुणा कराएंगे के आ जाएगा और A1 स्क्वायर स्क्वायर हटाएंगे तो ये A1 बचेगा और यहाँ A2 से स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल करेंगे A2 बच जाएगा। वही चीज लिखा हुआ है, बस इस रूप में
हमने बदला है कि I1 I2 इसको बनाया जा सके। अब यहां देखिए I1 I2 के पदों में परिणामी तरंग की तीव्रता का व्यंजक मिल जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं I1 प्लस ये लिखा हुआ है I2 प्लस यहां देखिए 2 अंडर रूट ये I1 है और साथ में यहां भी रूट के अंदर I2 भी है, I2 हो जाएगा इंटू कॉस फाई। परिणामी तरंग की तीव्रता के लिए व्यंजक होगा और तीव्रता के पदों में होगा। तो यहां से क्या मालूम चल रहा है कि परिणामी तरंग की जो तीव्रता है वो दोनों तरंगों के कलांतर पर निर्भर करती है। कलांतर दोनों तरंगों का स्थिर होना चाहिए, अगर स्थिर नहीं रहेगा तो यहां हमें व्यतिकरण की घटना प्राप्त नहीं होगी। तो देखिए कलांतर स्थिर होना जरूरी है। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से कंडीशन लगा सकते हैं, यदि हमने मान लिया कि जो तरंगे अध्यारोपण कर रही हैं, जो अध्यारोपित हो रही हैं, उनकी तीव्रताएं अगर बराबर होती, प्रारंभ में उनकी तीव्रताएं बराबर होती, तब परिणामी तरंग की तीव्रता क्या होती। तो यदि I1 बराबर I2 और इन दोनों को हम I0 मान सकते हैं, I0। हमने ये मान लिया कि जो दो तरंगे अध्यारोपित हो रही हैं, तो अध्यारोपित होने वाली दोनों तरंगों की तीव्रताएं हमने I0 बराबर ले लिया, समान तीव्रता वाली दोनों तरंगे अध्यारोपित हो रही हैं। तब यहां क्या होगा, तब परिणामी तीव्रता I बराबर, यहां देखिए ये I0 लिख दिया जाएगा प्लस I0 और साथ में यहां 2 अंडर रूट I0 इंटू I0 करेंगे और साथ में कॉस फाई। सॉल्व किया जाए तो ये I0 मिलकर 2I0 हो जाएगा, ये 2I0 हो जाएगा और साथ में यहां देखिए I0 स्क्वायर मिलेगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो यहां प्लस 2I0 कॉस फाई ये मिल जाएगा। इन दोनों में 2I0 कॉमन ले लीजिए, I बराबर 2I0 कॉमन ले सकते हैं, यहां मिल जाएगा 1 प्लस कॉस फाई, ये मिल गया। अब यहां त्रिकोणमिति का एक सूत्र हमें इस्तेमाल करना है, जैसा कि जानते हैं cos 2 थीटा का एक सूत्र पढ़ चुके हैं, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो यहां अर्धक कोण के रूप में लेना है, उसी फार्मूले का अर्धक कोण के रूप में हमें सूत्र लेना है। तो यहां से हम क्या सूत्र लगा सकते हैं, देखिए I बराबर 2I0, यहां 1 प्लस इस कॉस फाई को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर फाई बाई 2 माइनस 1, इस रूप में दिखा सकते हैं, क्योंकि यहां फार्मूला क्या लगाया गया है, तो देखिए फार्मूला लगाया गया है कॉस फाई की वैल्यू 2 cos स्क्वायर फाई बाई 2 माइनस 1, ये फार्मूला इस्तेमाल किया गया है। तो अब यहां से 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा और इस 2 का 2 से मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो यहां हमें परिणामी तरंग की तीव्रता मिल जाएगी 4I0 और साथ में cos स्क्वायर फाई बाई 2, cos स्क्वायर फाई बटा 2, ये हमको प्राप्त हो जाएगा, ये मिल गया। तो ये प्रतिबंध के रूप में है कि जब दोनों तरंगों की तीव्रताएं समान हो, जब दोनों तरंगों की तीव्रताएं यानी जो व्यतिकारी तरंगे हैं उनकी तीव्रताएं समान होने की स्थिति में परिणामी तरंग की तीव्रता इस सूत्र से ज्ञात किया जाएगा, 4I0 cos स्क्वायर फाई बाई 2 कहा जाएगा। और ये जनरल केस है कि कोई भी तीव्रता की तरंगे हैं, बस आवृत्ति समान हो तो उनके लिए परिणामी तरंग की तीव्रता ये कहा जाएगा। तो पीछे हम 5 समीकरण तब प्राप्त कर चुके थे, इसको समीकरण नंबर 6 कह सकते हैं, ये समीकरण नंबर 6 होगा, जो कि I बराबर I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई व्यापक रूप होगा परिणामी तरंग के तीव्रता के लिए। अब आइए देखते हैं कि इन तीव्रताओं का मान अधिकतम कब होगा, न्यूनतम कब होगा, यानी व्यतिकरण संपोषी और विनाशी दो तरह के होते हैं। तो संपोषी व्यतिकरण और विनाशी व्यतिकरण के लिए हम तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। संपोषी व्यतिकरण के लिए
संपोषी व्यतिकरण जहां पर परिणामी तीव्रता अधिकतम पाई जाती है। अधिकतम जहां तीव्रता पाई जाती है, यानी अधिकतम तीव्रता कहां मिलती होगी? जिस बिंदु पर दोनों तरंगों की श्रृंग अथवा दोनों गर्तों के श्रृंग एक साथ पहुंचते होंगे, उस बिंदु पर तीव्रता अधिकतम होगी, वहां अधिकतम तीव्रता मिल रही होगी। तो अधिकतम तीव्रता की स्थिति में इस सूत्र से देखा जाए तो आई का मान अधिकतम तब मिलेगा जब cos फाई का मान +1 के बराबर हो। तो यहां से देखिए संपोषी व्यतिकरण के लिए यह आवश्यक केस है कि cos फाई का मान +1 होना आवश्यक है। cos फाई का मान +1 होना जरूरी है। जब cos फाई का मान 1 होगा तब उस समय तीव्रता अधिकतम प्राप्त होगी। तो cos फाई का मान 1 कब मिलेगा भाई? cos फाई का मान 1 कब मिलेगा? तो cos फाई का मान 1 तब मिल सकता है जब या तो फाई का मान 0 हो, या तो फाई का मान 2 पाई हो, या 4 पाई हो। इन सभी मानों के लिए फाई के जितने भी हैं पाई के समगुणज होने चाहिए। अगर फाई कलांतर फाई का मान पाई का समगुणज है तो वहां संपोषी व्यतिकरण को प्रदर्शित करेगा। उस बिंदु पर हुए व्यतिकरण को हम संपोषी व्यतिकरण कहेंगे। तो अब इसको देखिए जनरल रूप, व्यापक रूप में कैसे लिखें? फाई का मान व्यापक रूप में कैसे लिखा जाए? तो व्यापक रूप में हम लिख सकते हैं फाई बराबर 2m पाई, फाई बराबर 2m पाई, जहां m बराबर 0, 1, 2 ... इसमें m की जगह पर 0 रखेंगे तो पहला मिल जाएगा, m की जगह पर 1 रखेंगे तो 2 पाई, m की जगह पर 2 रखा जाए तो 4 पाई। इस तरीके से हमें कलांतर फाई की वैल्यू प्राप्त हो जाएगी। तो यहां से क्या मालूम चल रहा है कि संपोषी व्यतिकरण किन बिंदुओं पर होगा? तो जिन बिंदुओं पर कलांतर पाई का समगुणज होगा, उन बिंदुओं पर हुए व्यतिकरण को हम संपोषी व्यतिकरण कहेंगे। तो संपोषी व्यतिकरण के केस में देखिए तीव्रता मैक्सिमम कहा जाएगा। तो मैक्सिमम तीव्रता कहां मिलेगी? अतः आई मैक्सिमम तीव्रता अधिकतम होगी। तो अधिकतम तीव्रता के लिए व्यंजक क्या मिलेगा? तो इसको लिख सकते हैं I1 + I2 + 2 √ I1 × I2, ये हो जाएगा। अब यहां देखिए इसको हम होल स्क्वायर के रूप में भी लिखा सकते हैं। यहां कैसे लिख सकते हैं? I1 को हम √I1 का स्क्वायर कर सकते हैं। √I1 का ये स्क्वायर है और ये √I2 का स्क्वायर है, और इसमें 2 √I1 × √I2 के रूप में दिख रहा है। तो यहां इस पद को हम इस रूप में भी दिखा सकते हैं, √I1 + √I2 का होल स्क्वायर, ये लिखा जा सकता है। ये होल स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। या इसको आयाम के पदों में अगर बदलना है तो आयाम के पदों में भी लिखा जा सकता है, क्योंकि I1 यहां बताया जा चुका है। I1 और I2 की वैल्यू, I1 बराबर KA1², I2 बराबर KA2²। तो यही दोनों वैल्यू अगर रख दिए जाए तो यहां से देखिए क्या मिलेगा। यहां से I मैक्सिमम की वैल्यू हमको मिल जाएगी। I मैक्सिमम बराबर, यहां देखिए k अंडर में यहां मिलेगा, एक √k यहां मिलेगा, और दोनों को जब कॉमन लेंगे तो पूरे पर स्क्वायर लगा हुआ है, तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, यानी बाहर आ जाएगा k, और साथ में यहां A1 + A2 का होल स्क्वायर मिल जाएगा। A1 + A2 का होल स्क्वायर, ये प्राप्त हो जाएगा। तो परिणामी तरंग की तीव्रता, ये तीव्रता के पदों में I मैक्सिमम बराबर √I1 + √I2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, या आयाम के पदों में लिखना है तो I मैक्सिमम बराबर k × A1 + A2 का होल स्क्वायर कहा जा सकता है। तो ये दोनों सूत्र प्रयोग किए जा सकते हैं, एक ये आयाम के पद में है और ये तीव्रता के पद में है। अब आइए देखते हैं विनाशी व्यतिकरण के लिए क्या केस हो सकता है। तो विनाशी व्यतिकरण के लिए आइए, विनाशी व्यतिकरण के लिए तो विनाशी व्यतिकरण वहां होगा जहां परिणामी तरंग की तीव्रता न्यूनतम प्राप्त हो। तो न्यूनतम कैसे मिलेगी? तो यहां से हम देख सकते हैं कि cos फाई बराबर -1 हो जाए। जब cos फाई का मान -1 हो जाएगा
तो यहाँ तीव्रता हमके न्यूनतम प्राप्त होने लगेगी। तो न्यूनतम तीव्रता के लिए हम फाई की वैल्यू अगर निकालना चाहे तो फाई की वैल्यू हम जानते हैं -1 होता है कॉस पाई की वैल्यू, और कॉस 3 पाई की वैल्यू, और कॉस 5 पाई की वैल्यू। इस तरीके से जितने भी हमको कलांतर के एंगल मिलेंगे वो सभी -1 वैल्यू देंगे। यानी कॉस पाई का मान कॉस 3 पाई 5 पाई, इस तरीके से पाई के जितने भी विषम गुणज होंगे उन सभी के लिए हमको तीव्रता न्यूनतम प्राप्त होगी, परिणामी तीव्रता न्यूनतम मिलेगी। अब इसका जनरल रूप लेना है तो जनरलाइज कर दीजिए विषम गुणांकों को, जैसे यहाँ 2m पाई के रूप में लिखा गया था, तो यहाँ अगर हम जनरलाइज करें तो पाई का विषम गुणज कैसे दिखाएंगे, तो इसको दिखाएंगे 2m - 1 इंटू पाई, ये लिख सकते हैं। और इसमें m की वैल्यू 0 नहीं लिख सकते हैं, इसमें 0 नहीं लेंगे क्योंकि 0 ले लेने पर -पाई आने लगेगा जो कि असंभव है। तो यहाँ सीधे यहाँ m की वैल्यू हम 1 से शुरू करेंगे, 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। देखिए इसमें m का मान जब 1 रखेंगे तो हमको पाई वाली वैल्यू मिल जाएगी, m का मान 2 रखेंगे तो 3 पाई मिलेगा, m का मान 3 रखेंगे तो 5 पाई मिल जाएगा। तो इस तरीके से ये व्यापक रूप हो जाएगा। अब हम आई मिनिमम के लिए अगर सूत्र निकालें, आई मिनिमम कितना होगा मिनिमम, तो आई मिनिमम के लिए हमें मिल जाएगा I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 इंटू कॉस फाई का मान यहाँ -1 लेना पड़ेगा, -1 का यहाँ मल्टीप्लीकेशन कराएंगे तो ये पद ऋणात्मक होगा। इसको पुनः देखिए, इसको हम लिख सकते हैं अंडर रूट I1 का स्क्वायर और यहाँ पर प्लस अंडर रूट I2 का स्क्वायर, और साथ में माइनस में मिलेगा 2 अंडर रूट I1 इंटू अंडर रूट I2, ये मिल जाएगा। इसी तरीके से यहां भी किया गया है, हमने डायरेक्ट बदल दिया था। देखिए इसी तरीके से यहां भी तोड़ सकते थे, इसको हम लिख देंगे अंडर रूट I1 स्क्वायर और इसको अंडर रूट I2 स्क्वायर और फिर प्लस में 2 अंडर रूट I1 I2, तो वहां बन जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, और यहाँ a माइनस बी का या a डिफरेंस भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ देखिए अंडर रूट I1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट I2 स्क्वायर माइनस 2 अंडर रूट I1 I2 लिखा हुआ है। तो इसको हम चाहे a प्लस बी का होल स्क्वायर कहें, चाहे b माइनस a कहें, चाहे a माइनस बी कहें, दोनों लिख सकते हैं। भाई माइनस में है ये, तो a माइनस बी या b माइनस a का होल स्क्वायर बराबर ही वैल्यू देता है। तो इस कारण से यहाँ हमको आई मिनिमम का जो फार्मूला मिलेगा उसमें हम लिखेंगे यहाँ पर अंडर रूट I1 डिफरेंस, यहाँ डिफरेंस अंतर का चिन्ह लगाएंगे, अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर, ये प्राप्त हो जाएगा। यानी विनाशी व्यतिकरण जिस बिंदु पर होगा वहां परिणामी तीव्रता न्यूनतम होगी। अब न्यूनतम तीव्रता देखिए अंडर रूट I1 डिफरेंस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर मिल रहा है, तो दोनों की तीव्रताओं के अंतर से भी कम मिल रहा है। भाई दोनों तीव्रताओं का अंतर अगर लिया जाए तो सीधे I1 डिफरेंस I1 और I2 का अंतर, लेकिन यहां देखिए अंडर रूट I1 और अंडर रूट I2 का डिफरेंस और फिर उसका होल स्क्वायर, तो छोटी संख्याओं का स्क्वायर करने पर वो और छोटा प्राप्त होता है, तो यहाँ बहुत छोटी वैल्यू मिल रही है। इसी तरीके से यहां अगर देखा जाए तो दोनों तरंगों की अलग अलग तीव्रताओं का योग I1 प्लस I2 होता है, और यहां देखिए परिणामी तरंग का जो तीव्रता मिल रहा है वो अंडर रूट I1 और अंडर रूट I2 के योग का स्क्वायर है। यानी परिणामी तरंग की जो तीव्रता मिल रही है वो I1 प्लस I2 से भिन्न यहां भी प्राप्त हो रही है, और यहाँ I1 माइनस I2 से भी या I1 डिफरेंस I2 से भिन्न यहां भी प्राप्त हो रही है परिणामी तरंग की तीव्रता। तो अब इसको a के पदों में भी बदल सकते हैं, जैसे यहाँ a के पदों में बदला गया है। तो यहाँ देखिए आयाम के पदों में आई मिनिमम का फार्मूला क्या बनेगा, आई मिनिमम बराबर आयाम के पदों में अगर लिखा जाए तो यहां मिल जाएगा k A1 डिफरेंस A2 का होल स्क्वायर, ये फार्मूला आयाम के पदों में। इस पर न्यूमेरिकल पूछा जाता है आई मैक्सिमम और आई मिनिमम का अनुपात, या कभी कभी आई मिनिमम पहले कह देता है आई मिनिमम और आई मैक्सिमम का अनुपात। तो यहां से हम इस फार्मूले को देख सकते हैं, आई मैक्सिमा बटा आई मिनिमा, इन दोनों का अगर अनुपात लिया जाए तो क्या मिलेगा, तो अनुपात देखिए हम इस सूत्र से भी लिख सकते हैं अंडर रूट I1 प्लस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर
बटा √I1 डिफरेंस √I2 का होल स्क्वायर, या आयाम के पदों में कहा जाए तो देखिए आयाम में दोनों के कैंसिल हो जाएगा, यहां अधिकतम वाला A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर मिल जाएगा और न्यूनतम वाला मिलेगा A1 डिफरेंस A2 का होल स्क्वायर। तो ये फार्मूला इस पर न्यूमेरिकल परीक्षा में पूछे जाते हैं, ये ध्यान रखना है हमको। तो आई मैक्सिमम बटा आई मिनिमम का अनुपात हम इस सूत्र से प्राप्त कर सकते हैं। अब आइए देखते हैं, मान लीजिए कोई तरंग स्रोत है, कोई दो तरंग स्रोत है S1 S2, और इन दोनों तरंग स्रोतों से दो तरंगे समान आवृत्ति की और नियत कलांतर की तरंगे यहां से निकल रही हैं। अब देखिए दो स्रोत यहां S1 S2 लिया गया है। अब S1 S2 से दो तरंगे ली गई, सरल आवर्त प्रगामी तरंगे हैं S1 S2, और ये समान आवृत्ति की तरंगे हैं। अब यहां इसके देखिए दोनों स्रोतों जो S1 S2 स्लिट यहां दिखाया गया है, इनको मिलाने वाली रेखा के लंब अर्धक पर एक बिंदु O स्थित है। तो S1 S2 को मिलाने वाली रेखा का लंब अर्धक, यानी इस पर हमने लंब अर्धक खींच दिया तो बीचों बीच इन दोनों के ठीक बीच से होकर जाएगा, और इसी लंबार्धक पर बिंदु वो स्थित है। तो अब हम ये कह सकते हैं कि S1 और S2 से अगर तरंगे चलेंगी वो तक, तो इन दोनों के पथ की लंबाई बिल्कुल बराबर होगी। S1 से O की दूरी जितनी है उतनी ही S2 से O की दूरी है, दोनों पथ की लंबाई बराबर है, पथांतर शून्य कहा जाएगा। S1O और S2O इन दोनों पथों की लंबाइयां बिल्कुल बराबर है, क्योंकि दोनों स्लिटों को मिलाने वाली रेखा के लंबार्धक पर बिंदु वो स्थित है। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, S2O माइनस S1O ये बराबर होगा 0। S2O माइनस S1O बराबर 0, क्योंकि ये समान दूरी पर S1 से जितनी दूरी पर वो है उतनी ही दूरी S2 से वो की है, तो समान दूरी पर है। तो S2O माइनस S1O बराबर 0, यानी हम कह सकते हैं बिंदु वो पर पथांतर शून्य होगा। बिंदु वो पर पथांतर शून्य होगा। और पथांतर और कलांतर में एक सूत्र होता है भाई, पथांतर और कलांतर एक दूसरे से संबंधित होता है। कलांतर बराबर 2 पाई बटा लैम्डा गुणे पथांतर, ये फार्मूला होता है। तो अगर पथांतर जीरो हो जाए तो निश्चित रूप से कलांतर भी जीरो होगा, फाई बराबर 0 ये कहा जा सकता है, क्योंकि फार्मूला क्या है, कलांतर बराबर कलांतर को फाई से माना गया है, तो यहां लिख सकते हैं 2 पाई बटा लैम्डा गुणे पथांतर, ये फार्मूला मिला। तो इस फार्मूले की मदद से अगर पथांतर 0 हो जाए तो निश्चित रूप से कलांतर भी 0 होगा। तो हमने क्या लिया कि बिंदु वो जो कि S1 S2 को मिलाने वाली रेखा के लंबार्धक पर स्थित है, बिंदु वो पर कलांतर क्या मिल रहा है, 0, यानी दोनों समान कला में पहुंच रही है तरंगे। तो दोनों समान कला में जिस बिंदु पर पहुंचेंगी वहां या तो तरंगों का श्रृंग, दोनों तरंगों के श्रृंग मिल जाएंगे, या गर्त अगर पहुंच रहे हैं तो दोनों के गर्त एक साथ मिलेंगे, पहुंचेंगे। तो ऐसे स्थिति में बिंदुओं पर जो परिणामी तीव्रता होगी वो अधिकतम मिलेगी। परिणामी तीव्रता बिंदुओं पर अधिकतम मिल रही है। हम कह सकते हैं बिंदुओं पर जो व्यतिकरण हो रहा है वो संपोषी व्यतिकरण होगा। अब इसी प्रकार हमने मान लिया कि इसके ऊपर एक दूसरा बिंदु P है, इसके ऊपर एक दूसरा बिंदु है P, और इस बिंदु P पर S1 S2 से पहुंचने वाली जो तरंगे हैं, इन तरंगों के पथ की लंबाई में λ/2 का अंतर है, जहां लैम्डा दोनों तरंगों की तरंगदैर्ध्य है। तो अगर बिंदु P पर मान लिया जाए, यदि बिंदु P पर पथांतर
मतलब हम S2P माइनस S1P को λ/2 मान लें। यदि बिंदु P पर पथांतर S2P माइनस S1P ये बराबर है λ/2। हमने λ/2 का पथांतर ले लिया। अब पथांतर अगर λ/2 है तब कलांतर कितना होगा? कलांतर देखिए, बिंदु P की बात हो रही है तो बिंदु P पर कलांतर अगर निकाला जाए तो कलांतर फाई का फार्मूला मालूम है 2 पाई बटा लैम्डा, और पथांतर यहाँ है λ/2। तो लैम्डा से लैम्डा कैंसिल हो रहा है, 2 से 2 कैंसिल हो रहा है। तो यहाँ देखिए क्या मिल रहा है, कलांतर मिल रहा है पाई का। यानी जब पथांतर शून्य था तब कलांतर भी शून्य था, और जब पथांतर λ/2 है तो उस समय कलांतर पाई मिल रहा है। अब पुनः और ऊपर अगर देखा जाए, बिंदु Q पर देखा जाए तो बिंदु Q इससे और ऊपर है तो पथांतर अब और अधिक प्राप्त होगा। भाई यह तरंग यहां से यहां कम लंबाई, कम दूरी तय करनी पड़ेगी बिंदु Q तक पहुंचने में, जबकि S2 से जाने वाली तरंग को ज्यादा दूरी तय करनी पड़ेगी। तो दोनों के पथों में अंतर बढ़ जाएगा, अब λ/2 से और अधिक हो जाएगा। तो ऐसे सिचुएशन में हमने मान लिया कि यहां पथांतर लैम्डा का है। यदि बिंदु Q पर पथांतर S2Q माइनस S1Q बराबर लैम्डा, हमने मान लिया S2Q माइनस S1Q ये लैम्डा के बराबर है। तो अब यहां से कलांतर निकाला जाए, तब कलांतर क्या होगा इस बिंदु पर? इस बिंदु पर कलांतर फाई की वैल्यू अगर निकाली जाए तो देखिए उसी फार्मूले से 2 पाई बटा लैम्डा इंटू लैम्डा, लैम्डा से यहां लैम्डा कैंसिल हो रहा है और हमें मिल रहा है कलांतर 2 पाई का। तो यही प्रक्रिया आगे उत्तरोत्तर बढ़ेगी। और यहां देखिए क्या चीज मिल रहा है कि जब पथांतर शून्य, बिंदुओं पर जब पथांतर शून्य था तो कलांतर भी शून्य है, मतलब वहां तीव्रता अधिकतम प्राप्त होगी। वहां दोनों समान कला में पहुंच रही हैं, दोनों तरंगे समान कला में पहुंच रही हैं। फिर बिंदु P के लिए देखिए, तो बिंदु P पर जब पथांतर λ/2 का लिया गया तब वहां कलांतर पाई मिला। पाई कलांतर मतलब दोनों तरंगे विपरीत कलाओं में पहुंच रही हैं। बिंदु P पर जो तरंगे पहुंच रही हैं वो विपरीत कलाओं में, एक का अगर श्रृंग जा रहा है तो दूसरे का गर्त उस बिंदु पर पहुंच रहा है, तो श्रृंग और गर्त होने के कारण उनकी कला विपरीत कही जाएगी। कलांतर वहां पाई का मिल रहा है। तो यानी इस बिंदु पर जब व्यतिकरण होगा तो इस बिंदु पर अंधेरा प्राप्त होगा, इस बिंदु पर तीव्रता लगभग शून्य मिलेगी। जहां तीव्रता अधिकतम है जहां संपोषी व्यतिकरण हुआ है, जहां तीव्रता न्यूनतम है वहां विनाशी व्यतिकरण हुआ है। तो बिंदु P पर यहां विपरीत कलाओं में पहुंच रही है तो हम कहेंगे तीव्रता बिंदु P पर न्यूनतम होगी। और फिर आगे बिंदु Q पर देखिए जब पथांतर लैम्डा का लिया गया तब कलांतर मिल रहा है 2 पाई का। तो 2 पाई कलांतर क्या प्रदर्शित करता है कि पुनः बिंदु Q पर फिर से दोनों तरंगे समान कला में पहुंचेंगी। दोनों का या तो गर्त साथ में मिलेगा या तो दोनों के श्रृंग साथ में मिलेंगे। तो ऐसे स्थिति में बिंदु Q पर जो प्रकाश की तीव्रता होगी वो अधिकतम होगी, तो अधिकतम तीव्रता यहां बिंदु Q पर प्राप्त हो जाएगा। कला संबद्ध स्रोत क्या होते हैं? तो कला संबद्ध स्रोत ऐसे दो स्रोत होते हैं जिनके बीच जो कलांतर है वो स्थिर हो। भाई जब दो ऐसे स्रोत ले लिए जाए जिनके बीच कलांतर स्थिर हो तो ऐसे स्रोतों को हम कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। अब हम जानते हैं कोई भी स्रोत, कोई भी तरंग स्रोत अगर अलग अलग लिए गए हैं तो अलग अलग स्रोत जो होते हैं वो अलग अलग परमाणुओं से निर्मित होते हैं। अब किसी क्षण अगर दोनों से तरंगें निकल रही हैं तो उनके बीच कलांतर स्थिर नहीं हो सकता है, कलांतर नियत नहीं हो सकता है। इसीलिए स्वतंत्र स्रोत कभी कला संबद्ध स्रोत नहीं हो सकते। और अगर स्वतंत्र स्रोत लिए गए तो व्यतिकरण की घटना संभव नहीं होगी, क्योंकि व्यतिकरण तभी हो सकता है जब दोनों तरंग के बीच कलांतर नियत रहे। दोनों तरंगों में जब कलांतर नियत होगा तभी उनके अध्यारोपण से व्यतिकरण की घटना प्राप्त होगी, यानी तभी हमें
जो पैटर्न मिल रहा है अधिकतम तीव्रता और न्यूनतम तीव्रता का एकांतर क्रम में, भाई दोनों ओर ऊपर नीचे, जैसे ऊपर मिल रहा है उसी प्रकार नीचे मिलेगा कि यहाँ देखिए तीव्रता अधिकतम मिल रही है, फिर न्यूनतम, फिर अधिकतम, फिर न्यूनतम, यही क्रम नीचे भी अगर चलेगा तो इसके नीचे न्यूनतम तीव्रता, फिर अधिकतम, फिर न्यूनतम, इसी पैटर्न में हमको यहाँ फ्रिंजें प्राप्त होती हैं। तो अब यहाँ देखिए कला संबद्ध के लिए ये आवश्यक है कि उनके जो स्रोत है उनके बीच कलांतर नियत हो। अब नियत कलांतर किसी ऐसी स्थिति, मतलब कोई ऐसा हम प्रक्रिया करें कि जिससे एक ही स्रोत से दो नए स्रोत अगर निर्मित कर दें, एक ही स्रोत को दो स्रोतों में अगर विभक्त कर दिया जाए किसी विधि द्वारा, तो निश्चित रूप से वह दोनों स्रोत कला संबद्ध हो सकते हैं। तो कला संबद्ध स्रोत क्या किया जाता है, एक सिंगल स्रोत यहां ले लिया गया और इसी के आगे एक डबल स्लिट लगा दिया, तो यहां से जब तरंगे निकलेंगी तो वही तरंगे दो नए स्रोत के रूप में, डबल स्लिट जब आगे लगा हुआ है तो यहां देखिए डबल स्लिट दो नए स्रोत का कार्य करेगा। ये सिंगल स्लिट है, यहां से कोई प्रकाश स्रोत ले लिया गया, तरंग स्रोत, यहां से जो भी तरंगे निकलेंगी वो आगे बढ़ेंगी तो इनके आगे दो अलग अलग छिद्र प्राप्त हो रहे हैं, तो इन छिद्रों से जो प्रकाश निकलेगा, तरंग गुजरेगा, तो ये दोनों नए स्रोत के रूप में व्यवहार करेंगे और इनसे निकलने वाली जो तरंगे होंगी उनके बीच कलांतर नियत होगा। तो ऐसे स्रोतों को हम कला संबद्ध स्रोत कहते हैं। कला संबद्ध स्रोत के लिए यह आवश्यक है कि कलांतर नियत हो और ऐसे स्रोत को एक ही स्रोत द्वारा निर्मित किया जाता है। तो आजकल कला संबद्ध स्रोत के रूप में लेजर किरण का प्रयोग किया जाता है, जो कि अत्यधिक एकवर्णी होती है और बहुत ही संकीर्ण होती है, बारीक होती है और निश्चित ही वह कला संबद्ध होती है। कला संबद्ध स्रोत के रूप में हम लेजर का इस्तेमाल करते हैं। तो अब हम अगले दिन कुछ शर्तें बताएंगे व्यतिकरण के लिए, क्या आवश्यक शर्तें हैं, और साथ में यंग ने जो द्विच रेखा छिद्र का प्रयोग किया था उससे फ्रिंजों का निर्माण हुआ था, फ्रिंजों की स्थिति के लिए डेरिवेशन करना है। तो बस आज के लिए इतना ही, और बाकी अब अगले क्लास में पुनः हम फिर मिलेंगे। धन्यवाद।